गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है अदिति शुक्ला। मैं आपके पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हूँ। स्वागत है आप लोगों का सीए विजार्ड में। हम लोग बेटा यहाँ पे आप लोगों का सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आपका सिलेबस आईसीएआई मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पे कवर कराया जाएगा। आईसीएआई के मॉड्यूल के जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों के जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ पे कराए जाएंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चैप्टर्स वो यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोर्स यहाँ पे A to Z पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा विद सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आइए, आज आप लोगों की पहली क्लास है तो आज थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है बेटा, किस तरीके से हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। राइट, सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक करने के लिए आप लोगों की अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए, आज हम थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे टॉपिक्स को टैकल करना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि आपके अभी तक आपने इकोनॉमिक्स कितनी पढ़ी है। आई होप कि 11th-12th में आप लोग 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ कर आए होंगे। राइट, 11th ग्रेड में आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्लस स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ के आए होंगे। राइट, 12th ग्रेड में मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी पढ़ के आए होंगे। राइट, अब आप बोलेंगे कि मैम हमने माइक्रो भी पढ़ रखी, हमने मैक्रो भी पढ़ रखी, हमने इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ रखी है, मतलब अब सीए फाउंडेशन में तो इकोनॉमिक्स क्या है, निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम 11th में पढ़ के आए हैं, 12th में पढ़ के आए हैं, तो बस क्या है, ये फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स तो बस ऐसी है, इसमें तो बस माइक्रो पढ़ ली, मैक्रो पढ़ ली, निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक 11th और 12th के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट किया था। राइट, जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अभी तक आपने सब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके पास क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व की एक कंसेप्ट पढ़ा होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर, तो वहां पे आपके पास क्वेश्चन कैसे आते थे, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो वहां पे बेटा आप क्या करते थे, पहले आपने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन समझा दी, फिर आपने 1 by 1 करके उनके जो है प्रॉपर्टीज आपने समझा दी। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम की पेपर नंबर 4 जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा बेटा आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड आएगा। ये पेपर पूरा का पूरा क्या आएगा बेटा, आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा, यानी कि यहाँ पे ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा।
यहाँ पे बिल्कुल भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कोई भी इस तरीके का कोई आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि जहाँ पे आपको 1 पेज लिखना है, या फिर अगर आपने जैसे 2 लाइनर्स हो गए, 2 मार्क्स के हो गए, या असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मतलब आपने लिख दिया कि और सपोज आपने 6 लाइन लिख दी, 6 में से 2 लाइन ठीक है तो चलो आपको 2 लाइन के आंसर मिले, नहीं, यहाँ पे आपके 100 के 100 क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चंस आएंगे बेटा यहाँ, और यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 11th-12th में क्या था, पेपर सब्जेक्टिव आता था, हाँ यहाँ पे भी आपके एमसीक्यू आते थे, ठीक है, आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते थे, आप लोगों के यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, और यहाँ पे आपकी केस स्टडी भी आती थी। मतलब पेपर में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते थे। 11th-12th में बेटा जो आप इकोनॉमिक्स अभी तक पढ़कर आए हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस आते थे वो आपके बहुत सारे फॉर्मेट में आते थे। आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर इन द ब्लैंक्स भी आ जाते थे, ट्रू फॉल्स आ जाते थे, एमसीक्यू 5 एमसीक्यू आते थे, राइट, केस स्टडी आपकी आती थी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते थे सेम कॉन्सेप्ट पे। लेकिन जब हम बेटा बात करेंगे यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यहाँ पे बेटा जब हम बात करेंगे आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम की, तो आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, ये पेपर पूरा का पूरा आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। यहाँ पे कहीं पे भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप लोगों का यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों की 0.25 जो है वो होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। 0.25 और मैं बोल सकती हूँ 1/4 मार्क्स, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं हम लोग कि मैम आपने बता दिया कि हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारी बातें हमने कर ली। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब हम बेटा थोड़ा इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या है, आप लोग 11th-12th में तो चीज़ें अलग तरीके से पढ़ते आए हैं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप लोग की वीक्योरी या फिर संदीप गर्ग वगैरह बुक चलती थी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर आंसर फॉर्म कर दिया, राइट। यहाँ पे बेटा आप लोगों की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग कोई अच्छा एग्जाम, आप लोग जैसे आप सीए फाउंडेशन एग्जाम एक तरीके से एक प्रोफेशनल एग्जाम है, राइट। आप सीए बनने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सीए एक बहुत बहुत नामी प्रोफेशन है। तो आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्कूल एग्जाम की या कॉलेज एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो भी बेटा प्रोफेशनल होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज, राइट। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी की अगर बात करते हैं, पहले आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। अभी तक 11th में आपने माइक्रो में कुछ चैप्टर्स होंगे जो, ठीक है, शुरू के फर्स्ट 1-2 चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी होता था, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर 2, ये 11th में आपके माइक्रो के कुछ चैप्टर्स हैं। तो
11th में आप क्या करते थे, जब आप माइक्रो पढ़ते थे या फिर 12th में मैक्रो पढ़ते थे कि ठीक है जो चैप्टर्स आपको समझ आ रहे हैं वो आपने पढ़ लिए, जो नहीं आ रहे वो आपने रट लिए, राइट। 5-6 लाइनें रट ली और 2-3 लाइनें अपने मन से बना के आप पेपर में लिखाते थे, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ ये चीज नहीं चलेगी। तो पहली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक with full understanding with full understanding of concept and theory। आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो ना कि कौन से टॉपिक से कौन से लाइन से आपका एमसीक्यू बन जाए, राइट। अगर कोई बड़ा कोई 6 नंबर का क्वेश्चन बनाना है वो तो आपको पता होता है कि मैम ये चैप्टर है, इसमें 2-3 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम श्योर हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। लेकिन बेटा जब एमसीक्यू की बात होती है ना, तो एमसीक्यू आपकी किसी भी लाइन से बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस चीज की मैं गारंटी दूंगी, जब मैं आपको चैप्टर्स कराना मैं स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि देखो कुछ लाइनें आईसीआई मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल के चैप्टर्स में इस तरीके से निकल जाएंगी कि आपको लगेगा अरे मैम ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं था, ये तो हमें लगा कि ये तो पूछा ही नहीं जा सकता, लेकिन उसके ऊपर एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है। और अगर आपने ये वाली अप्रोच रखी कि आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, यानी कि आपको उसकी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा बच्चों। 11th-12th आपकी स्कूल एजुकेशन अलग थी, वहां पे आप डिफरेंट अप्रोच से पढ़ रहे थे, यहाँ पे अप्रोच आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनली बिहेव अभी से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बेटा सीए बहुत बड़ा प्रोफेशन है, अगर सीए बहुत बड़ा प्रोफेशन है तो बहुत रिग्रेसिव तैयारी भी चाहिएगी, ठीक है। ऑल्दो मैं इस चीज को बोलूंगी कि जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, राइट। आप लोगों का अकाउंट्स है, अकाउंट्स भी आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं। लॉ है, टोटली न्यू सब्जेक्ट है, राइट। मैथ्स है, कैलकुलेटिव एरर हो सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा इन तीनों सब्जेक्ट में अगर कुछ खामियां रह जाएंगी तो वो इकोनॉमिक्स पूरा कर लेगा। इकोनॉमिक्स को हम स्कोरिंग सब्जेक्ट लेके चलते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, ये स्कोरिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बेटा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़े, अपने जो एमसीक्यूज हैं टॉपिक्स के ऊपर वो अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो फिर यू विल लूज द मार्क्स। और इकोनॉमिक्स अगर स्कोरिंग वे में है, स्कोरिंग वे में एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो वो एट द सेम टाइम आपके मार्क्स को अच्छा खासा डुबा भी सकता है, ठीक है। चलिए स्ट्रैटेजी में तो मैंने पहली चीज बोली थी कि टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विद फुल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। सेकंड चीज जो है, read the questions carefully, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा तो क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों को ही आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सपोज पेपर के अंदर या कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी हमसे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सपोज पूछा गया कि बताइए कि कोई भी बुक लिख दी और बोल दी कि बताओ कौन से इकोनॉमिस्ट ने ये बुक दी थी, राइट। तो अब कुछ चीजें होती हैं
देखो 100% सिलेबस हम कवर करेंगे, 100% सिलेबस आप भी पढ़ेंगे, पर 100% सिलेबस में से भी 5% 10% चीज़ें ऐसे होती है जो बच्चों को याद नहीं रहती है, ठीक है, इट्स ओके, वो कभी कभी मेमोरी में आपके फिट नहीं होंगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग या तो छोड़ेंगे और या तो अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ के, राइट, उसके ऑप्शंस में हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। आप लोगों को अपने सारे एमटीपीस करने हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको सारे अपने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, जो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज कि आप लोगों को सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ द पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो क्या मांगेगा, प्रैक्टिस मांगेगा। जितने ज्यादा किसी टॉपिक पे आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा उस टॉपिक पे आपकी जो कहते हैं ना एक ग्रिप होगी वो बढ़ेगी, राइट। उतना ही ज्यादा वो टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा, जितनी ज्यादा आप लोगों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, राइट। पास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। 6th इज आपके जो ICAI का मॉड्यूल है, आपकी जो ICAI का मॉड्यूल है उसको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना है। इसको तो आप लोग बेटा कहते हैं ना कि गॉड मान लो, भगवान मान लो, कि आपको ये फॉलो करना है। इस बुक के अलावा, इस मॉड्यूल के अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना। अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक ICAI मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है बट आपको समझाना थोड़ा इजी तरीके से है, तो उसके नोट्स या उसकी PDF मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगी। अदर देन दैट यू नीड नॉट फॉलो एनी अदर सोर्स। आपके ICAI का मॉड्यूल है, आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करिए, कवर करिए, आपके लिए सफिशिएंट है, राइट। ये चीज हमारी हो गई। तो बेटा ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी। क्वेश्चंस MCQ बेस्ड आएंगे, 100 आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, राइट। चलिए अब हम लोग बेटा बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस की। कि अब आप लोगों के सिलेबस की बात करेंगे कि क्या आपका सिलेबस होगा। देखिए आप लोग माइक्रो पढ़ के आए हैं, ज़्यादातर सिलेबस आपका माइक्रो का है। अगर मैं बोलूँ कि 60% सिलेबस माइक्रो ही कवर कर लेता है, ठीक है। अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी जैसे चैप्टर्स नहीं इंक्लूड हुए थे, लेकिन विद न्यू स्कीम ऑफ ICAI ये वाले चैप्टर्स भी बेटा आप लोग इंक्लूड हो गए हैं। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग मैम 11th-12th में इको पढ़ के आए हैं तो CA फाउंडेशन तो क्या है हमारे लिए बिल्कुल इजी है, CA फाउंडेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग यूं ही निकाल लेंगे। तो बेटा अब से ऐसे नहीं हो सकता, यूं ही कोई भी चीज़ नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू यूनिट्स ऐड हुई हैं, और कुछ यूनिट्स तो ऐसी ऐड हुई हैं जो आपने ना 11th में पढ़ी है ना 12th में पढ़ी हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको आज सिलेबस बताती हूँ, और इस सिलेबस से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि क्या चीज़ें आप लोगों को आती हैं, क्या चीज़ें आप लोगों ने सुनी हुई हैं, किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा काम करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट चैप्टर है आपका
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। इजी चैप्टर है, ज़्यादा इसके अंदर वेटेज भी इसका 5% का है, यानी कि यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। खैर वेटेज तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, जैसे जैसे अपन चैप्टर्स करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपको वेटेज बता दूंगी कि क्या क्या किस किस चैप्टर का वेटेज है और कितने कितने क्वेश्चंस कहीं से बन सकते हैं। वेटेज देखो बेटा, पूरी तरीके से तो ICAI भी नहीं बोलता कि हम एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देंगे, +5 या -5 करके उन लोगों ने लिख रखा है कि 5 क्वेश्चन किसी चैप्टर से बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं बात करूं कि मार्केट वाले चैप्टर से अगर वो उन्होंने बोला है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, तो गारंटी नहीं लेते कि 15 आएंगे, क्या पता 10 आ जाए और 5 इसमें बढ़ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वेटेज की बात बेटा जैसे जैसे अपन चैप्टर करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूंगी। अभी अपन लोग बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आप लोगों की जो यूनिट 1 है वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। यूनिट 1 है आपकी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 है आप लोगों की, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगेंगी, राइट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है। आप लोग पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में बेटा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग की यूनिट 1 के अंदर आएंगी, ठीक है। यूनिट 2 है आपका बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बेसिक problems of an economy and the role of price mechanism, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और चैप्टर से इंट्रोड्यूस करती हूँ जिससे आपको एक जिस्ट मिल जाए, आपको एक कुछ चीज़ें पता लग जाए कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। बिना पूरा सिलेबस देखे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को चालू करेंगे तो बिना कोई स्ट्रैटेजी के करेंगे, आप लोग को एक मोटिवेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है तो अपन पूरा का पूरा एक बार सिलेबस देखेंगे कि जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाँ ठीक है मैम 40% 50% सिलेबस हमारा थोड़ा पड़ा हुआ था, आपको एक कॉन्फिडेंस है। तो जो बाकी का 50% आपने कभी देखा ही नहीं है, वो 11th में भी नहीं देखा, 12th में भी नहीं देखा, तो आपको लगेगा ठीक है यार कोई बात नहीं, 40-50% सिलेबस है, हमने देखा नहीं है, यहाँ हो जाएगा, मैम करा देंगी। चलिए आइए, तो चैप्टर 2 है आप लोगों का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा मैं इसके सब यूनिट्स नहीं लिख रही क्योंकि सब यूनिट्स तो अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता लग ही जाएगा, और नाम चैप्टर के नेम से भी आप लोगों को पता लग रहा है कि ये इस चैप्टर के अंदर क्या होगा। थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर कि डिमांड क्या होते हैं, डिमांड होता क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, राइट, सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड आप लोगों का जो चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट,
इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो आपने इसको 11th में बेटा पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बोलोगे मैम प्रोडक्शन वही टीपी एमपी एपी का रिलेशनशिप, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये क्या है, ये तो हम पढ़कर आए हैं। लेकिन मैं बेटा आपको एक बात बता दूं, प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारी चीजें नई हैं, ऐड हुई हैं, जो आप 11th 12th में पढ़कर नहीं आए हो। जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि प्रोडक्शन चैप्टर भी इतना लेंदी हो सकता है। कुछ चीजें प्रोडक्शन में आप लोग नहीं पढ़ के आए, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने 11th में नहीं पढ़े हैं। कॉस्ट के अंदर भी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, राइट, या फिर मैं बोल सकती हूँ एनवेलप कर्व, ये कुछ इस तरीके के नाम हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे 11th में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग काफी सारी नई चीजें पढ़ेंगे जो आप बेटा 11th में पढ़ के नहीं आए हो, 11th की माइक्रो में आप पढ़ के नहीं आए हो, राइट। 4th चैप्टर है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। प्राइस determination in different markets। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट्स तो हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, मोनोपोली मार्केट हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन 11th में बेटा आप लोग प्राइस डिटर्मिनेशन सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ के आए थे। मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ये सब चीजें बेटा आप नहीं पढ़ के आए थे। ये भी यहाँ पे आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नया है। ठीक है, आप लोग सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट पढ़ के आए थे। बाकी मार्केट जो होते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ओलिगोपोली के मॉडल्स हो गए, किंग डिमांड कर्व हो गया, स्वीजी का मॉडल, ये सब चीजें आप लोग बेटा नहीं पढ़ के आए थे। तो ये आप लोग यहाँ पे एक चीज नई और पढ़ेंगे, राइट। 5th है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आप लोग 12th में पढ़ के आए थे, सेम वही फॉर्मूले हैं। ज़्यादा इसके अंदर वही 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल होगा। आप वही पढ़ेंगे जीडीपी एट एमपीएफसी। ठीक है, कि एमपी से एफसी जाने पे क्या होगा, मतलब वही सारी चीज़ें आएंगी जो आप लोग 12th मैक्रो में पढ़ के आए थे। ज़्यादा कुछ इतना टिपिकल नहीं है, सेम नेशनल इनकम वैसी ही है जैसे आप लोग 12th में इस चीज़ को पढ़कर आए थे, राइट। ठीक है बेटा, तो 5th के बाद आप लोगों का 6th चैप्टर होगा बिजनेस साइकिल। ये भी बेटा आप लोगों का नया चैप्टर है, आप लोग 11 12 में नहीं पढ़ के आए हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो 6th हो गया आपका बिजनेस साइकिल। 7th चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ कि बेटा 7th चैप्टर है आप लोगों का पब्लिक फाइनेंस। तो बेटा पब्लिक फाइनेंस ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ना आप 11th में पढ़ के आए हैं, ना आपने 12th में पढ़ा है। टोटली न्यू यूनिट है ये, आईसीआई ने नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है आपके न्यू सिलेबस के अंदर। इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रही थी कि जो बच्चे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने 11th में माइक्रो पढ़ ली, 12th में मैक्रो पढ़ ली, इंडियन इकोनॉमी पढ़ ली तो निकल जाएगा एग्जाम। नहीं बेटा, नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आप पढ़ कर आए हैं वेल एंड गुड, आपने टर्म्स सुनी भी होंगी, पर जो चैप्टर्स आप लोग पढ़कर आए उन चैप्टर्स में भी काफ़ी नई चीज़ें जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी, राइट। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल टोटली न्यू हैं, जैसे कि 6th चैप्टर हो गया, 5th चैप्टर हो गया, 7th आप लोगों का पब्लिक फाइनेंस चैप्टर जो तो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है।
राइट बट ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आप लोगों को चीज़ें एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। 8th है आप लोगों का मनी मार्केट, मनी मार्केट। ये आप लोग 12th में पढ़ के आए होंगे कि मनी मेजरमेंट, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए होंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी काफ़ी सारी थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई है जो अभी तक बेटा आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अंदर भी काफी सारी नई चीजें, कुछ चीजें तो आप लोग पढ़कर आए थे और कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यू है, राइट, लेकिन चीजें हो जाएंगी। 9th अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ की चीजें नहीं है, चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी। इंपॉर्टेंट में ये नहीं कह रही कि 10 यूनिट में से यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट तो 10 के 10 यूनिट है, 10 के 10 चैप्टर्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा जब मैं बात करती हूँ, जहां जहां मैंने स्टार लगाए वो इसलिए लगाए कि ये चीजें हैं जो एकदम न्यू है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेबस इसलिए बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे जब आप अपनी किताब खोलें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैम ने ये चैप्टर्स बोले थे कि न्यू है, तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए, 9th चैप्टर आप लोगों का है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, ये बिल्कुल कंप्लीट न्यू चैप्टर है, कंप्लीट न्यू यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ट्रेड थ्योरीज होंगी, हेक्चर होलिन की ट्रेड थ्योरी होगी, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। हम लोग इसके बारे में, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, कैसी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, क्या टर्म्स होने चाहिए दो कंट्रीज के बीच में बिफोर ट्रेडिंग, राइट, टैरिफ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर अपन दूसरी कंट्री से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार कैसे टैरिफ लगाती है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, टैरिफ क्यों लगना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, राइट। 10th और सबसे लास्ट आप लोगों का चैप्टर या फिर मैं बोल सकती हूँ यूनिट, वो है आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी। अब ये आप लोग पढ़कर आए हैं 12th में, राइट, इंडियन इकोनॉमी, काफ़ी सारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी नई चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, कुछ बच्चे हैं जो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर को लेके या फिर इंडियन इकोनॉमी यूनिट को लेके ऐसे होते हैं, मैम बहुत थ्योरी है, मैम बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें याद ही नहीं रहती, हम इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, नाम हैं, इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बेटा याद नहीं रहती हैं। ये इस चीज़ को मैं समझती हूँ, इंडियन इकोनॉमी कुछ बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होती है, कुछ बच्चों के लिए बोरिंग होती है। ठीक है, लेकिन बेटा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे मैं इंडियन इकोनॉमी आपको एक कहानी की तरह समझाऊंगी, आपको अच्छी तरीके से वो कहानी याद रहेगी। इस पे बेस्ड जो भी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के अंदर आएंगे वो हम लोग सारे पास्ट ईयर्स कर लेंगे, तो आपको जो फैक्ट्स होंगे वो भी याद रह जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चन PYQs करना ज़रूरी है। आप लोगों के MTPs के साथ, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया आपके 10 के 10 चैप्टर्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे, राइट। मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी अभी तो मैंने आपको बेसिक बताई है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजी जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे उन चैप्टर्स पे बेस्ड मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी, MCQs कराऊंगी, तब वो स्ट्रैटेजीज और भी चेंज होंगी। तब मैं बीच बीच में आपको बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, राइट। ऑप्शंस को किस तरीके से रीड किया जाता है, कैसे कीवर्ड्स निकाले जाते हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में, कि क्वेश्चंस के ना बेटा, यहां पे मैं लिखती हूं
क्वेश्चंस जब आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो उसके अंदर ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स, ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स। मतलब कीवर्ड्स का मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कि वेट, कोई भी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, या कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं अभी आपको फर्स्ट यूनिट कराऊंगी, अपन 1 या 2 दिन के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, उसमें वो क्वेश्चन मेनली क्या चीज़ पूछ रहा है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो अगर आप लोगों से ये पूछा कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, राइट, या किसने वेल्थ ऑफ नेशन बुक इंट्रोड्यूस करी है, राइट, इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ठीक है, सबसे पहले तो आप निकालेंगे इसमें से कि किसके बारे में पूछ रहा है, वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन में से वो वर्ड हमने उठा लिया, या फिर वो जो मेन चीज़ जो उसने पूछी है, कीवर्ड्स का मतलब जो उसने मेन चीज़ पूछी है वो चीज़ हमने वहाँ से निकाल ली। फिर हम ऑप्शंस में देखेंगे, अच्छा उसमें लिखा होगा रिकार्डो, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे होंगे। तब हम ये देखेंगे कि अच्छा 4 ऑप्शंस हैं, जे.एस. मिल ने तो अलग बुक दी थी, राइट। हम मतलब ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। ये चीज़ आपको कीवर्ड्स वाली चीज़ अभी तो मैंने लिखवा दी, जिससे कि आप ये स्ट्रैटेजी क्या अपने बुक में अपने नोटबुक में एक बार कॉपी कर लें। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड्स कैसे पिक करने हैं, क्वेश्चंस में कीवर्ड्स पिक करना, या फिर जब आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कैसे कीवर्ड्स उठाए जाते हैं, किस तरीके से आप अपने खुद के नोट्स बनाएं उन कीवर्ड्स के ऊपर। वो सारी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे अपन सिलेबस आगे कवर करेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये चीज़ें बताती चलूँगी, राइट। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी नोट से रिलेटेड, हाउ टू मेक नोट्स। काफ़ी बच्चों के मन में एक ना क्वेश्चन अराइज होता है, एक बहुत बेसिक सी चीज़ अराइज होती है कि मैम हमें नोट्स बनाने हैं। काफ़ी बच्चों को नोट से पढ़ने की बेटा आदत होती है, ठीक है। बेटा अगर मैं बात करूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने शॉर्ट बनाने हैं, लॉन्ग बनाने हैं, तो बेटा आप एक चीज़ अच्छे से बात समझिए कि आप लोग सी फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड में बेटा कभी भी बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनते। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप लोगों को लेंदी नोट्स नहीं बनाने। लेंदी नोट्स, जैसे कि आपने बुक ली, बुक में से आपने रीड करना चालू किया और आपने लेंदी नोट्स बनाए, कहीं काम नहीं आएंगे, मत बनाना, ठीक है। कोई यूज़ नहीं है लेंदी नोट्स बनाने का। उससे क्या होगा, एक तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, दूसरा कि आपका पेपर ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो इतने लेंदी नोट्स पढ़ने का क्या मतलब। इतने लेंदी नोट्स आपको वहाँ पे लिखने तो है नहीं, ठीक है, आपको 2-3 पन्ने तो भरने हैं नहीं किसी क्वेश्चन पे, तो इतने लेंदी नोट्स आपको नहीं बनाने। तो नोट्स बनाने कैसे हैं, सबसे पहले नोट्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट आप लोगों को बनाने हैं। कि मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया, उसके ऊपर 5 से 6 लाइन जो कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हो वो लिखने हैं। दूसरा, नोट्स इंक्लूडिंग ऑल दी कीवर्ड्स, ठीक है। ऐसे नोट्स लिखने हैं जहां पे आप लोगों के जो मेन वर्ड्स हैं, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आ पाए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था वेल्थ ऑफ नेशन बुक का। एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, अपन स्टार्ट करेंगे जब फर्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया। पहली लाइन में लिखा है कि इकोनॉमिक वर्ड, इकोनॉमिक टर्म कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई। तो इकोनॉमिक टर्म्स वहाँ पे सिंपल पूरी प्रॉपर एक लाइन में लिखा है कि इकोनॉमिक वर्ड या टर्मिनोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बच्चों इंट्रोड्यूस हुई है, जिस ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया,
इस तरीके से वहां पे लिखा है ओइकोनोमिया। अब एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको नोट्स फॉर्म करने का, क्योंकि क्या है, कोर्स चालू करने से बेटा आप लोग को पहले सारे के सारी चीजें पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ा कुछ रही हूँ, आप पढ़ अपने घर पे अलग तरीके से रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें जो अधिकतर बच्चों के मन में चीजें रहती हैं वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे, एक वर्ड लिखा कि इकोनॉमिक्स टर्म originated from the Greek word oikonomia। ठीक है, ये वहां पे एक लाइन लिखी हुई है बुक की, आपके फर्स्ट चैप्टर की शायद फर्स्ट या सेकंड लाइन होगी। इकोनॉमिक टर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। अब यहाँ से आप कीवर्ड कैसे उठाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग यहाँ से किस तरीके से कीवर्ड्स उठाएंगे। सबसे पहले तो आपने उठा लिया इकोनॉमिक्स, राइट। दूसरा आपने ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। अब आपको ये पूरी लाइन नहीं लिखनी, आपको सिर्फ क्या लिखना है नोट्स में, कैसे कीवर्ड्स लिखने हैं कि चलो हमने पहले यहाँ लिख लिया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहाँ से ओरिजिनेटेड हुई, फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और कौन सा ग्रीक वर्ड, ओइकोनोमिया। बात खत्म। इस तरीके से ये मैंने आपको बेटा एक एग्जाम्पल दिया है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे मैंने एक ये लाइन लिखी, इस लाइन में से मैंने इकोनॉमिक्स और ओइकोनोमिया, बस ये दोनों चीज उठा ली, क्योंकि बेटा एमसीक्यू भी ऐसे ही बनता है। एमसीक्यू इस पे कैसे बन जाएगा कि द टर्म इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आप लोगों को उसमें से एक टिक करना है, ठीक है। तो आप लोग ये इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा नोट्स इस तरीके से बनाएं, कीवर्ड्स उठाएं, कंसेप्ट उठाएं। अगर सपोज मैं बात करूं कि कोई डिमांड वाला चैप्टर है, ठीक है, तो डिमांड वाले चैप्टर में आप फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक एक फैक्टर लिख लेंगे, कौन सा फैक्टर डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये सारी चीजें लिखेंगे। तो जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको नोट्स फॉर्मेशन भी बताऊंगी कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। लेंदी नोट्स ध्यान रखना मत बनाना, कोई बेटा मतलब नहीं है। लेंदी नोट्स बना के आप लोग एंड टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एमसीक्यू बेस्ड पेपर, सो देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स इन अ सब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं, सिलेबस बता दिया। एक बार अपन पीछे देख लेते हैं क्या क्या चीज मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोग क्या पढ़ के आए थे, सीए फाउंडेशन पेपर 4 में, सीए फाउंडेशन का पेपर 4 एमसीक्यू बेस्ड आएगा। 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहेगी, राइट। इसके बाद स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, सारे टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको क्वेश्चंस में लगाना है, मॉक टेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आपको सारे जो भी हैं सॉल्व करने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज आप लोगों को सॉल्व करने हैं। 6 मैंने आपको बताया था कि आईसीआई मॉड्यूल को बाय हार्ट फॉलो करना है। आईसीआई मॉड्यूल को तो आप भगवान समझ लो, ठीक है। इसको तो आप कहते हैं ना कि आपकी कोई ग्रंथ जिसको भी आप मानते हो घर पे, आप ये इस चीज को मतलब ऐसे मॉड्यूल को तो आप इस चीज ऐसे समझ लो कि ग्रंथ है, इसको तो हमें पढ़ना है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा और इसके अंदर हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। 7 चीज है कि क्वेश्चंस में आप कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के अंदर आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेबस मैंने बताया था आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। आपका डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट, नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे आप लोगों के चैप्टर्स हैं, ये आपका सिलेबस है,
राइट। अच्छा, मैंने ये 10 के 10 यूनिट लिख दिए, इसके अंदर के सब टॉपिक्स नहीं लिखे हैं। इसके अंदर के सब टॉपिक्स बेटा एक चैप्टर के अंदर 3-3 यूनिट है। तो आप इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि मैम 10 ही चैप्टर हैं, है ना। तो 10 चैप्टर, एक चैप्टर के अंदर 2 से 3 यूनिट हैं, ठीक है। मैंने यूनिट वाइज चैप्टर नहीं लिखे हैं, यहाँ सिर्फ मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। इनके अंदर भी 2-2 3-3 यूनिट है। तो काफ़ी आपका, मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट हाँ लेंदी सिलेबस है। चीज़ें अंदर ही अंदर बहुत सारे कंसेप्ट लेके बैठी हैं, तो हमें चीज़ों को अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नोट्स, काफ़ी बच्चों के मन में जो डाउट होते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, तो वो क्या करते हैं कि पढ़ना चालू करो और नोट्स बनाने, पूरी पूरी बुक छाप दी, पूरी पूरी बुक को हाईलाइट कर दिया। बेटा इस तरीके से मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि एक स्कूल और कॉलेज का बेटा पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, एक प्रोफेशनल एग्जाम के पेपर को डील करने का तरीका अलग होता है। जब आप अपने अप्रोच को वैसी रखेंगे कि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तभी आप जो अपना सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से स्मार्टली मैं बार बार बात कर रही हूँ, स्मार्टली आप उस सिलेबस को पढ़ पाएंगे। अदरवाइज देखिए बेटा, हार्डवर्क सब करते हैं, लेंदी नोट्स बनाना, बल्कि पेजेस लिखना, ये बहुत 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 लोग करते हैं, बट आप लोगों को भी पता है बच्चे नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या स्मार्टली पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, चीज़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, वहाँ पे हमें बहुत हार्डवर्क करना है। लेकिन मैं इस चीज़ के कभी भी फेवर में नहीं रहती कि आप पूरी की पूरी बुक को नोट्स में उतार लें, क्योंकि वो आपको बेनिफिट नहीं देने वाला, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, मैंने ये नहीं बोला कि नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने हैं, बट नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। और जैसे जैसे अपन चैप्टर करेंगे वैसे वैसे मैं और समझाती रहूँगी कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट उस चीज़ को लिख लें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ बताई हैं या जो भी मैं बताऊँगी, राइट। उस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं, कुछ PYQs आप सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन किन टॉपिक्स पे बन रहे हैं उनके नोट्स बनाएं। तो ये बेटा स्मार्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम लोग कल से नया फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, और उसका भी अंदर फर्स्ट जो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइन वाइज लाइन अपन लोग सारे चैप्टर्स बिल्कुल ICI सिलेबस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। पहला चैप्टर अपन का ये वाला होगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं कल आप लोग को यूनिट 1 स्टार्ट करा दूंगी। जैसे अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चंस की यहाँ पे मैं बात करती हूँ। सपोज कि अपना यूनिट 1 खत्म हुआ, इसके बाद में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको कराए जाएंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं सारे बेटा, क्योंकि हर चैप्टर के करीबन 100 से 150 MCQs या PYQs होते हैं, तो अपन इतने PYQs तो नहीं, बट जो भी आप लोगों के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं वो अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, राइट। हर यूनिट, हर चैप्टर के या फिर हर यूनिट के बाद में ये चीज़ें चालू अपन लोग करेंगे। उसके बाद डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट और ये सारी चीज़ें अपन लोग करते रहेंगे। जो डिफ़िकल्टी या मैं बोलूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू ऐड हुए हैं कि आपका जहाँ से आप लोगों का डिफ़िकल्टी वाली चीज़ आएगी, तो वो हैं आपके चैप्टर 6 चैप्टर से। डिफ़िकल्टी मैं नहीं बोल सकती, डिफ़िकल्ट चैप्टर ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बेटा ये थोड़े से क्या है आप लोगों के न्यू चैप्टर्स हैं, थोड़े न्यू टॉपिक्स ऐड होंगे। सही बताऊं तो मैं न्यू टॉपिक्स तो आप लोगों के यहाँ इन चैप्टर्स के अंदर भी काफ़ी न्यू टॉपिक्स ऐड हैं, जो आप 11th में पढ़ कर आए हैं उनके अंदर न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है वो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। लेकिन बस मैं बता रही हूँ कि 5th चैप्टर के बाद, यानी कि यहाँ से मैं तो बोलूँगी 5th चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ तो रखा है, लेकिन
मैक्रो से लेके यहाँ इंडियन इकोनॉमी तक काफ़ी चीज़ें जो हैं सिलेबस में नई ऐड हुई हैं जो अब तक नहीं थी, राइट। तो इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके PYQs भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस कब तक बाहर आएंगे हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो आज की अपन क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड ये आप लोगों का बिल्कुल एक तरीके से मैं बोलूँगी कि एक इंट्रोडक्शन था। आपका पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का अपन 1 बाय 1 चैप्टर्स पिक करेंगे, चीज़ों को यहाँ समझेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मैम कैसे सिलेबस कवर होगा, क्या होगा, क्वेश्चन कैसे, सब हो जाएगा यहाँ पे, राइट। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ। आप लोगों की पहली क्लास यहाँ ख़त्म होती है, जिसमें हमने आज काफ़ी चीज़ें समझी। एक आप इसको इंट्रोडक्टरी क्लास बोल सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, ये सब चीज़ें हमने यहाँ कवर कर ली है। अब हम एकदम फ्रेशली कल से एक फर्स्ट चैप्टर एकदम बाकायदा एकदम जोश के साथ हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।